Hello students, welcome to our channel with Aisha Iqbal in the Biology 10 class with the chapter number 10 and lecture number 4. आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम that is respiratory disorders in man. Respiratory disorders mean कि हमारे respiratory systems के साथ कौन-कौन से disorders जो हैं वो हो सकते हैं. मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नॉर्मली वर्किंग नहीं कर सकता बट दैट बिकम आउट ऑफ ऑर्डर या उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट हो सकता है. पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की परसेंटेज जो है और रेशो जो है वो ज़्यादा होने की वजह है पोल्यूशन, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. हमारी आबो हवा बहुत आलूदा होती जा रही है, ना सिर्फ सिटीज़ में इवन रूरल एरियाज में भी, ठीक है. उसके रीजंस हैं, आपको पता है, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपैंड करता जा रहा है, देन ट्रैफिक बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो रीज़न बनती है मोस्टली इन डिसऑर्डर्स की. तो यहाँ हम जो मेन डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे वो हैं 5. नंबर 1 ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 एम्फिसीमा, नंबर 3 pneumonia, number 4 asthma and number 5 is lung cancer. अच्छा, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताती चलूं कि ये क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड इम्पॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग बोथ, ठीक है. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आया करते हैं और लॉन्ग भी आ जाया करता है. अच्छा, आज हम जस्ट इन 4 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. लंग कैंसर जो है उसको हम एज अ सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे बिकॉज अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है. लंग कैंसर पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाया करता है, इसलिए हम इसको एज अ सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे. बाकी इन 4 डिसऑर्डर्स में से समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में कोई 2 पूछ लिए जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से कोई भी आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम इसको डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस, द टर्म ब्रोंकाई से आपने याद रखनी है. हम लोगों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने देखा कि ब्रोंकाई क्या चीज है, कैसा स्ट्रक्चर है. हमने कहा कि ट्रैकिया जब बाइफरकेट होकर लंग्स में एंटर होती है तो उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं. तो ब्रोंकाइटिस मीन इट्स अ डिसऑर्डर रिगार्डिंग ब्रोंकाई, यानी ये ब्रोंकाइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंकाई वाले पोर्शन में होता है. नाउ व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है. ब्रोंकाई जब मजीद नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है तो हम उसको नाम दे देते हैं ब्रोंक्यूल्स का. तो इन्फ्लेमेशन मींस स्वेलिंग, ठीक है. तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब स्वेलिंग हो जाती है स्वेर किस्म की तो हम उसे नाम दे देते हैं दैट इज ब्रोंकाइटिस. ओके, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? पता कैसे चलेगा कि कोई पेशेंट जो है वो सफर हो गया है इस डिसऑर्डर से, ब्रोंकाइटिस से? देन सिम्टम्स आर कफ, मींस उसको कफ होगा. देन माइल्ड विजिंग, विजिंग बोलते हैं हम सांस के साथ जब सीटी की आवाज आती है तो उसको हम विजिंग बोलते हैं, ठीक है. जब ऐसा पेशेंट सांस लेता है तो उसके ब्रीथ के साथ हमें माइल्ड सी विजिंग सुनाई देती है, सीटी की आवाज आती है. देन फीवर, चिल्स मीन सर्दी फील करेगा, वो शिवरिंग फील करेगा. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी उसको अपनी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट फील होगी, यानी उसे मुश्किल होगा सांस लेना. देन व्हाट आर द कॉजेज? क्यों हो जाता है ये ब्रोंकाइटिस का डिसऑर्डर? इसके कॉजेज कौन कौन है, किसकी वजह से होता है? तो गेट रिमेंबर दैट ब्रोंकाइटिस जो है वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या कुछ इरिटेंट्स केमिकल्स की फॉर्म में अफेक्ट कर सकते हैं. केमिकल्स मीन
लाइक टोबैको स्मोक, यानी कोई वो लोग जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या समटाइम पैसिव स्मोकर्स यानी स्मोकिंग करने वाले लोगों के करीब बैठे होते हैं, तो जैसे ही उस वो सिगरेट से कोई केमिकल जो है वो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर के थ्रू एंटर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो इरिटेशन कॉज करता है। तो ये जो है टोबैको स्मोक एज ए इरिटेंट एक्ट करता है, और उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस का हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो रीजन बनते हैं वो वायरस और बैक्टीरिया जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, सिम्टम्स तो हमें पता चल गए, यानी जिस वक्त पे कोई वायरस, बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट जो है वो जब थ्रू एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये नंबर 1 पे याद रखना है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, यानी ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई के अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एक्सेसिव मीन बहुत ज्यादा, एंड म्यूकस की प्रोडक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा होने लग जाती है। नैरोइंग एंड स्वेलिंग इन द ट्यूब्स। ठीक है, अब इसके म्यूकस के प्रोडक्शन की वजह से जो है उसकी ट्यूब्स होती हैं ब्रोंकाई की, वो नैरो हो जाती हैं, और जब स्वेलिंग उसके अंदर होगी तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी उसकी वॉल्स नैरो हो जाएंगी। अच्छा जी, ब्रोंकाइटिस जो है बेसिकली इसको 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज द एक्यूट एंड नंबर 2 इज द क्रॉनिक। ठीक है, किस बेस पर हमने इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है? एक्यूट आप इसके मीनिंग से भी याद रख सकते हैं, एक्यूट मीन्स वेयर, ठीक है, एंड क्रॉनिक मीन लॉन्ग लास्टिंग। तो हम जब इसको एक्यूट और क्रॉनिक के डिफरेंस को देखते हैं तो बेसिकली इसके ड्यूरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, एक्यूट जो होता है जस्ट 2 वीक्स के लिए होता है, पेशेंट जो है आफ्टर 2 वीक्स के रिकवर कर जाता है और उसके लंग्स को किसी किस्म का कोई खास डैमेज नहीं होता। ठीक है, विद इन 2 वीक्स अगर उस पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो वो रिकवर हो जाता है। क्रॉनिक जो है दैट्स मीन लॉन्ग लास्टिंग, द नेम रिप्रेजेंट लॉन्ग लास्टिंग। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है, इसका ड्यूरेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, ये 3 मंथ से लेके विद इन 2 ईयर्स तक जो है रिकवर करता है पेशेंट इससे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम की तरफ। Look at these both diagrams. It's a diagram of healthy bronchus and it's a diagram of inflamed bronchus. Look at this, ये एक healthy person की bronchus है। ठीक है, यहां देखें तो ये ट्यूब जो है आपको नॉर्मल नजर आ रही है, बल्कि लेकिन यहां पे क्या है, Look at this portion, जो वॉल है ब्रोंकस की वो क्या हो गई है, यहां से इन्फ्लेम्ड हो गई है। ठीक है, उसके अंदर स्वेलिंग हो गई है, और ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है व्हाइटिश सा, येलोइश सा, दिस इज म्यूकस। म्यूकस प्रोड्यूस होने से ये इस ट्यूब को फिल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा इसके स्वेलिंग होने से ये नैरो हो गई है। यहाँ आपको ये ट्यूब ब्रॉड नजर आ रही है और यहाँ पे नैरो हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, किस एज के लोग जो हैं वो इस डिसऑर्डर से सफर करते हैं? टू गेट रिमेंबर दैट पीपल ऑफ 45 इयर्स ओल्ड या अबव इसके जो हैं दे आर डायग्नोज मोस्टली विद द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की निस्बत जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करती है, यानी एज लिमिटिंग है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मोस्टली इस एज के लोगों में ज्यादा डायग्नोज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज द एम्फीसीमा। ठीक है, व्हाट इज एम्फीसीमा? एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। व्हाट आर एल्वियोलाई? अगेन रिकॉल द टॉपिक, जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो आपको बताया कि जो ब्रोंकाई है
जब उसके अंदर से कार्टिलेज फिनिश हो जाती है और बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स की शक्ल में वो आ जाती है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में, सैक फॉर्म में आ जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई का। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस जो है वो आपने याद रखनी है, वो डिजीज है रिगार्डिंग ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के, और एम्फीसीमा जो डिजीज है वो एल्वियोलाई। ठीक है, डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाना, खराब हो जाना, तबाह हो जाना। ठीक है, तो इस डिजीज में एम्फीसीमा में क्या होता है, जो एल्वियोलाई होती हैं लंग्स के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ सिम्टम्स क्या हैं, अगर कोई पेशेंट जो है वो सफर हो गया है एम्फीसीमा से, तो कैसे हम डायग्नोज करेंगे, उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग मीन थकन फील होगी उस पेशेंट को, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बार बार इन्फेक्शन होगा, देन वेट लॉस, ऐसा पेशेंट जो है उसका वेट तेजी से कम होने लग जाता है, देन 50 to 70% लॉस ऑफ लंग टिश्यू। जब पेशेंट का पता चलता है कि वो सफर हो गया है एम्फीसीमा की डिजीज से, तो जब तक इसको डायग्नोज कर पाते हैं तब तक 50 to 70% टिश्यू जो है लंग का वो डैमेज हो चुका होता है। लुक एट दिस डायग्राम। अब जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे तो लंग जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स के अंदर ये जो आपको सैक लाइक और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है एल्वियोलाई, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना लंग्स के अंदर। ठीक है, सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या फायदा होता है कि गैस एक्सचेंज होने में उसको ज्यादा एरिया और टाइम मिल जाता है। वी नो वेरी वेल कि एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, मींस ब्लड जब एंटर होता है एल्वियोलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एल्वियोलाई और ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड कर दिया जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ब्लड को, ठीक है, उतना ही ज्यादा गैसियस एक्सचेंज आसान हो जाएगा, मींस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ये एल्वियोलाई अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी जगह पे उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्फीसीमा जब एल्वियोलाई ही डिस्ट्रॉय कर जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लंग्स की सैक तो बड़ी हो जाएगी बट उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एम्फीसीमा के पेशेंट के लंग को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो क्या नजर आता है हमें, जो लंग है विद अ लार्ज सैक बट विद लेस सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लेस हो जाने से क्या इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया के लेस हो जाने से ये इफेक्ट होता है कि लंग्स जब अपने अंदर ऑक्सीजन को लंग्स जब अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं तो उन्हें वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील होता है। ठीक है, तो ये लार्ज सैक की वजह से नंबर 1 तो सरफेस एरिया कम मिलेगा, गैसियस एक्सचेंज करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, सेकंड लंग्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील हो। इफेक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स, ऐसे पेशेंट के साथ क्या होता है, उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेस करनी पड़ जाती हैं। नंबर 2, ब्रेकडाउन ऑफ लंग टिश्यू लेसन द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। जैसे कि हमने पहले भी डायग्राम में डिस्कस किया कि एल्वियोलाई के डैमेज होने से लंग का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। जब सही से एक्सचेंज ही नहीं गैसेस का हो पाएगा
और ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगी तो फिर बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकती हैं पेशेंट्स को। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड डिसऑर्डर इज निमोनिया। आई थिंक इट्स अ वेरी फेमिलियर डिसऑर्डर्स, जिससे हमारे किड्स से लेकर एडल्ट और जो हमारे एल्डर पीपल हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। व्हाट इज डबल निमोनिया? ठीक है, अब जो निमोनिया है ये अगर तो एक लंग में इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसको हम जस्ट बोलेंगे निमोनिया। बट इन केस अगर दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं, बोथ लंग्स आर अफेक्टेड, देन वी विल से दैट दिस इज डबल निमोनिया। व्हाट आर द सिम्टम्स? क्या सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में नजर आती हैं? कोल्ड, हाई फीवर, शिवरिंग, शिवरिंग मीन कांपना, देन कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। स्प्यूटम मीन यानी ऐसे लोग जब खांसते हैं तो उनको खांसी के साथ उनके अंदर से जो है म्यूकस है वो जो है वो सिक्रीट होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ शॉर्ट होती है। कॉजेज, कैसे निमोनिया कॉज होता है, क्या क्या कॉजेज हैं? ठीक है, नंबर 1 बैक्टीरियम। कोई बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर सकता है, यानी लंग्स के अंदर जाके उसको उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियम जो है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक ऐसी बैक्टीरिया की टाइप है जो लंग्स में जाके उसको उसमें इन्फेक्शन कॉज करती है और पेशेंट निमोनिया से सफर होता है। देन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं निमोनिया को, और वायरस दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी निमोनिया कॉज करता है। देन लास्ट इज द फंगल इन्फेक्शन, यानी कोई फंगस जो है वो भी उसके भी पॉलन्स एंटर होके लंग्स में उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स? क्या इफेक्ट होता है पेशेंट के ऊपर? लंग टिश्यूज इन एल्वियोलाई ब्रोकन। एल्वियोलाई के अंदर एंटर जब होगा कोई भी पॉजिटिव एजेंट, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, तो एल्वियोलाई में एंटर होके उसके लंग्स के टिश्यूज को डैमेज करता है। अच्छा, लंग्स के टिश्यूज को डैमेज करने के साथ साथ जो लंग्स का एरिया है उसको फिल कर देता है विथ फ्लूइड एंड पस। ठीक है, जो ऐसे पेशेंट के लंग्स हैं उनके अंदर फ्लूइड या पस फिल हो जाती है। ऐसा पेशेंट इसीलिए जब कफ करता है यानी खांसता है तो उसके खांसने के साथ उसको उसके जो स्प्यूटम है यानी उसका जो सलाइवा है, थूक है, उसके साथ उसको ये फ्लूइड या कोई पस टाइप चीज निकलती नजर आती है। देन पेशेंट स्किन कलर बिकम डस्टी और पर्पलिश ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन इन ब्लड। वी नो वेरी वेल कि हमारे ब्लड का जो रेड कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो उसको रेडिश कलर देती है। वी नो वेरी वेल दैट हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कैरी द ऑक्सीजन। हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो उस ऑक्सीजन को बाइंड करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेडिश नजर आता है। तो जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स फिर उसका कलर हमें पर्पलिश या डस्की सा नजर आएगा। ठीक है, लाइक जैसे हमें अपनी वेन्स में ब्लड का कलर जो है वो ब्लूइश सा नजर आता है। नाउ लुक एट द डायग्राम। ये जो डायग्राम है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ जो एल्वियोलाई हैं दे आर टोटली कवर्ड विद द कैपिलरीज यानी आर्टरीज एंड वेन्स के साथ कवर हैं, और यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, और आपको जो है वो रेडिश ब्लड भी नजर आ रहा है। यहाँ देखें अफेक्टेड पेशेंट यानी जो पेशेंट निमोनिया से
अफेक्ट होता है उसके लंग्स को देखें तो इसमें आपको ये लंग फिल्ड नजर आ रहा है विद द पस या फ्लूइड के साथ, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉपर जो है गैस को स्पेस नहीं मिलेगी एक्सचेंज होने के लिए, और प्रॉपर ऑक्सीजन को भी लंग्स जो हैं वो ब्लड में एंटर नहीं करवा सकेंगे। ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया? नंबर 1, फर्स्ट इज द वैक्सीन्स एंड सेकंड ट्रीटमेंट इज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा, वैक्सीन्स जो है एक्चुअली दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी पेशेंट को इंजेक्शंस की फॉर्म में वैक्सीन ऑलरेडी अगर दे दी जाए तो ऐसे पर्सन के अंदर जो जिसको वैक्सीन लगा दी गई है, अगर निमोनिया का जो है पॉजिटिव एजेंट एंटर होने की कोशिश भी करेगा तो वो पर्सन उससे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर, यानी निमोनिया ऐसे पेशेंट को होगा ही नहीं वैक्सीन लगा देने से। बट अगर कोई पेशेंट निमोनिया से अफेक्ट हो गया है, अब उसे निमोनिया हो गया है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस जो एंटर हो गया है उसकी बॉडी में, या उसे फंगल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो गया है, तो फिर उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, उस पॉजिटिव एजेंट को किल करती हैं, और किल करके अगेन वो जो पर्सन है वो हेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट 4 टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज एस्थमा, ठीक है। एस्थमा दैट इज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन ओवर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारे पेशेंट जो हैं एस्थमा के नजर आते हैं बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी की एक टाइप है। तो एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज करता है एस्थमा, देन म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग द एयरवेज, ठीक है। ब्रोंकाइटिस की तरह इसमें भी क्या होता है, जो ब्रोंकाए हैं एक तो वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती है, सेकेंडली के म्यूकस के प्रोड्यूस होने से वो ब्रोंकाए जो है उनकी जो है ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसकी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड वीजिंग, ठीक है। ऐसा पेशेंट जो है उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल फील होता है, देन खांसी होती है, देन चेस्ट में उसको टाइटनेस फील होती है एंड वीजिंग, और उसके ब्रीदिंग के साथ जो है वो विसल की साउंड आती है, सीटी की आवाज आती है। व्हाट आर द कॉजेज, किस वजह से ये जो है एस्थमा या एलर्जी जो है हो सकती है? अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स आर देयर रिगार्डिंग एलर्जी लाइक डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स। तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस के लिए, ठीक है। चाहे वो डस्ट हो चाहे स्मोक हो, कुछ लोगों को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है। देन पोलन्स के सीजन में, स्प्रिंग सीजन में मोस्टली जो पोलन्स हैं वो भी कॉज करते हैं एस्थमा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट किया जाए ऐसे पेशेंट्स के लिए, ठीक है। अब इसका परमानेंट तो कोई ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो बेस्ट यूज जो है ट्रीटमेंट जो है दैट इज द यूज ऑफ इनहेलर, ठीक है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इट्स एन इनहेलर। ये यूज करने से पेशेंट क्या फील करता है, वी सेड के एस्थमा के रिजल्ट में जो ब्रोंकाई हैं एक्चुअली उनकी ट्यूब्स जो है वो नैरो हो जाती हैं, तो ट्यूब्स के नैरो हो जाने से पेशेंट को मुश्किल पेश आती है सांस लेने में या गैसियस एक्सचेंज में। तो ये इनहेलर यूज करने से क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस होती हैं उनकी जो वॉल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई होती हैं, तो इनहेलर यूज करने से वो वॉल्स जो हैं डायलेट हो जाती हैं, मीन उनके अंदर से कंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है और वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। अगर डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूं तो अगर ये एक ट्यूब है, ब्रोंकाई है फॉर एग्जांपल,
अगर ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की ट्यूब है ब्रोंकाई की, तो लुक एट दिस, यहाँ पे वो क्या हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई लाइक दिस, देन ये फिल भी कर जाती है म्यूकस के साथ। तो ये इनहेलर यूज करने से क्या होगा, ये ट्यूब्स के अंदर जो कंस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी और इस तरह से वो डायलेट कर जाएगी, यानी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये थे हम लोगों के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मेन 4 जो हमने किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 5th वन लंग कैंसर के साथ। होप सो आपको टर्म्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।